आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी पीसीएस में जो प्रश्न पूछे गए हैं प्रस्तावना से और मौलिक अधिकार से। ये कहा जाए कि यूपी पीसीएस में पूछे गए प्रश्न वो प्रश्न जो पूछा जा चुका है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला जो प्रश्न है जो पूछा जा चुका है, भारतीय लोकतंत्र का दर्शन। भारतीय लोकतंत्र का जो दर्शन है भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित है। आप व्याख्या कीजिए। अब इस प्रश्न को देखो आप। प्रश्न पूछ क्या रहा है कि भारतीय लोकतंत्र का दर्शन संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित है। इसका मतलब यह है जो संविधान का प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उसमें जिन आदर्शों की बातें की गई वो आदर्श एक तरह से भारतीय लोकतंत्र का दर्शन है। ये अब आपको जब इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो आपको अपने इंट्रोडक्शन में यह बताना होगा कि भारतीय लोकतंत्र का दर्शन क्या है, आपको यह बताना होगा। उसके बाद अगले पैरे में जब आएंगे तब ये बताएंगे कि यह लोकतंत्र का जो दर्शन है संविधान की प्रस्तावना में निहित है। या अब सोचो आप, जैसे मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करता हूं, इंट्रोडक्शन में क्या कहा गया है। अब पूरे इंट्रोडक्शन में हम केवल ये बताएंगे कि भारतीय लोकतंत्र का दर्शन क्या है। हम लोग इंट्रोडक्शन में ये चर्चा करेंगे। जैसे अब देखो आप, मैं इंट्रोडक्शन लिख रहा हूं, भारतीय लोकतंत्र के दर्शन में फर्स्ट पैरा, भारतीय लोकतंत्र के दर्शन में स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता, न्याय। दर्शन में स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता, न्याय, विधि के शासन। न्याय। जैसी अवधारणाओं का प्रमुख स्थान रहा है। अवधारणाओं का प्रमुख स्थान रहा है और इन अवधारणाओं को मूर्त रूप देने के लिए लोकतंत्र की वकालत की जाती है। हो मूर्त रूप देने के लिए लोकतंत्र की वकालत की जाती है। यह बात हमारे इंट्रोडक्शन में, मैंने इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है कि भारतीय लोकतंत्र का दर्शन क्या है। ये इंट्रोडक्शन में, जैसे भारतीय लोकतंत्र के दर्शन में स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता, न्याय, विधि के शासन जैसे अवधारणाओं का प्रमुख स्थान रहा है और इन अवधारणाओं को मूर्त रूप देने के लिए लोकतंत्र की वकालत की जाती है। ये बात आपके इंट्रोडक्शन में। हम सेकेंड पेरे में आएंगे और प्रश्न ये है
ये जो लोकतंत्र का दर्शन है संविधान की प्रस्तावना में निहित है। हम सेकेंड पैरे में आएंगे तो लिखेंगे सेकेंड पैरा, वस्तुतः भारतीय लोकतंत्र का दर्शन प्रस्तावना में निहित है। जैसे एग्जाम्पल की जब बात करेंगे हम लोग, पहली चीज प्रस्तावना में समाजवादी, अंत निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में शासन व्यवस्था के स्वरूप का निर्धारण। फर्स्ट, प्रस्तावना में समाजवादी, अंत निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में शासन व्यवस्था का निर्धारण। पहली चीज देखो आप। दूसरी चीज देखा जाए, प्रस्तावना में न्याय की बात तो की गई है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय पर बल। नंबर 2, प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय पर बल। ये प्रेमबल की बात। तीसरी चीज बात करें हम लोग, स्वतंत्रता की बात तो की गई है और स्वतंत्रता के रूप में विचार, अभिव्यक्ति, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता पर बल। तीसरी चीज स्वतंत्रता के रूप में विचार एवं अभिव्यक्ति, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता पर बल दिया गया है। यह कहा जाए, स्वतंत्रता के रूप में विचार एवं अभिव्यक्ति, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता पर बल दिया गया है। सबसे बड़ी चीज, समानता की बात तो की गई है, किंतु समानता के लिए प्रतिष्ठा, अवसर की समानता की बात की गई है। नंबर 4 की बात करें हम लोग, प्रस्तावना में समानता को प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता पर बल। इसके लिए तर्क संगत भेदभाव की वकालत। मतलब तर्कसंगत भेदभाव की वकालत भी की है। नंबर 5 की बात करें, जन संप्रभुता के विचार महत्वपूर्ण। अब एक चीज ध्यान दो, नंबर 5, लोकतंत्र में जन संप्रभुता का विचार महत्वपूर्ण है। और प्रस्तावना में कहा गया है में कि हम भारत के लोग
भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न डैश संविधान को अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। मतलब जन संप्रभुता का विचार जो उदारवादी लोकतंत्र का दर्शन है उसे प्रस्तावना में स्वीकार किया गया है। अंत में देखा जाए प्रस्तावना में प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा को महत्व तथा बंधुता पर बल दिया गया है। यह लोकतंत्र का दर्शन है। कहा जाए नंबर 6 प्रस्तावना में प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा एवं बंधुता पर बल दिया गया है जो उदारवादी लोकतंत्र का दर्शन है। ये सारी बातें करने के बाद अंत में निष्कर्ष की बात करेंगे और लिखेंगे इसलिए लोकतांत्रिक देश में केस अनुवाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी माना है। निष्कर्ष इसलिए केशवन अनुवाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी माना है। दूसरा जो प्रश्न देखो जरा, ये तो प्रेम्बल से क्वेश्चन जो पूछा गया है। ये अगला क्वेश्चन, ये जो प्रश्न पूछा गया है जो डिस्कस किया मैंने 2019 का क्वेश्चन है यार। ये पूछा गया है 2019 में यूपी पीसीएस में पूछा गया है यार 2019। अगला क्वेश्चन देखो 2021 में पूछा गया है संविधान के उद्देश्य का संविधान के आधारभूत लक्षण एवं मानव गरिमा की वृद्धि का प्रतिज्ञान करती है। क्वेश्चन देखो आप, संविधान की उद्देश्य का संविधान के आधारभूत लक्षण के आधारभूत लक्षण एवं मानव गरिमा की वृद्धि का प्रतिज्ञान करती है। स्पष्ट करें, यह प्रश्न पूछा गया 2021 में यूपी पीसीएस का प्रश्न है। यह संविधान की जो उद्देशिका है, संविधान का आधारभूत लक्षण एवं मानव गरिमा की वृद्धि का प्रतिज्ञान, प्रतिज्ञान का मतलब है उसे प्रेरित करती है। वह सिंपल, इसका मतलब ये है हमारा जो प्रेम्बल है वो प्रेम्बल कर क्या रहा है, संविधान के आधारभूत लक्षण, आधारभूत लक्षण मतलब मौलिक ढांचा एवं मानव गरिमा की वृद्धि का प्रतिज्ञान
प्रतिज्ञान का मतलब प्रेरित करना, उसका संरक्षण करना। प्रश्न यही पूछ रहा है। अब हम बात करेंगे जब, तो चूंकि प्रश्न ये है, आधारभूत लक्षण शब्द है ना, संविधान का आधारभूत लक्षण, मौलिक ढांचा क्या है, एक तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, हमेशा ध्यान दीजिए इस बात को, क्योंकि आधारभूत लक्षण शब्द है। अब हमारा जो पूरा का पूरा जो इंट्रोडक्शन होगा आधारभूत लक्षण पर केंद्रित होगा। अब एक चीज ध्यान दीजिए इस बात को, प्रश्न यही पूछ रहा है वो। क्लियर? हम सबसे पहले बात करेंगे केशवानंदवाद की बात करेंगे कि केशवानंदवाद में आधारभूत लक्षण की अवधारणा का जन्म हुआ। जैसे इंट्रोडक्शन, वाद में आधारभूत लक्षण की अवधारणा का उदय हुआ तथा विधि का शासन, संघवाद, पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता की बात करें, न्यायालय की स्वतंत्रता, इत्यादि को संविधान के आधार पर लक्षण के रूप में स्वीकार किया गया। को स्वीकार किया गया। केशवानंदवाद में आधारभूत लक्षण की अवधारणा का उदय हुआ तथा विधि का शासन, संघवाद, पंथ निरपेक्षता, न्यायालय की स्वतंत्रता इत्यादि को संविधान का आधारभूत लक्षण के रूप में स्वीकार किया गया। अब हम सेकेंड पैरा में आएंगे। इस संविधान की जो प्रस्तावना है आधारभूत लक्षण एवं मानव गरिमा की वृद्धि का प्रतिज्ञान करती है। सेकेंड पैरे में संविधान की प्रस्तावना आधारभूत लक्षण एवं मानव गरिमा की क्यों, हम किस आधार पर कह सकते हैं कि मानव गरिमा का प्रतिज्ञान कर रही हो? पहली बात, हमेशा ध्यान इस बात को, रीजन ये है कि प्रस्तावना में संप्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता एवं लोकतांत्रिक गणराज्य को शासन व्यवस्था के स्वरूप के रूप में निर्धारण,
पहली चीज, ये शासन व्यवस्था का स्वरूप है। ये दूसरी चीज, कहा जाता है कि प्रस्तावना में क्या हो रहा है कि शासन व्यवस्था के लिए, नंबर दो, बी, जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में शासन व्यवस्था के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, एवं अखंडता को बनाए रखने वाले बंधुत्व पर बल दिया गया है। और यह शासन व्यवस्था का लक्ष्य है। और यह शासन व्यवस्था का लक्ष्य होने के साथ मूल्यांकन का आधार भी है। मैंने क्या कहा प्रस्तावना में, शासन व्यवस्था के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता, अखंडता को बनाए रखने वाली बंधुता पर बल दिया गया है। और यह शासन व्यवस्था का लक्ष्य होने के साथ मूल्यांकन का आधार भी है। ये तीसरी चीज बात करें, प्रस्तावना में न्यायपूर्ण समाज एवं प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा पर बल दिया गया है। अब एक चीज, ये तीसरी चीज, प्रस्तावना में प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा तथा न्यायपूर्ण समाज के निर्माण पर बल दिया गया है। ये न्यायपूर्ण समाज के निर्माण पर बल दिया गया है, जो मानवीय गरिमा के संरक्षण के लिए आवश्यक के लिए आवश्यक। नंबर नंबर 4 की बात करें, केसवन अनुवाद में कहा गया है कि संविधान का कोई पहलू अस्पष्ट है तो प्रस्तावना का सहारा लिया जाना चाहिए। एक तरह से देखा जाए कि संविधान का मूल्यांकन का आधार भी प्रस्तावना बन गया है। नंबर 4, केसवन अनुवाद में कि यदि कोई पहलू अस्पष्ट है
इस दृष्टि से प्रस्तावना आधारभूत मूल्य एवं मानवीय गरिमा को समाहित करने वाले संविधान का मार्गदर्शक बन गया है। ये एक तरह से देखा जाए, यह संविधान का मार्गदर्शक बन गया है। ये सारी बातें करने के बाद अंत में जब बात करेंगे हम लोग, वस्तुतः जो प्रस्तावना में वितरण न्याय की धारणा निहित है, ये सारी बातें करने के बाद अगले पर हम जाएंगे, निष्कर्ष की बात करेंगे। मिलेंगे निष्कर्ष के बाद तो लिखेंगे वस्तुतः प्रस्तावना में वितरण न्याय की धारणा निहित है। प्रस्तावना में वितरण न्याय वितरण न्याय की धारणा निहित है, जो विधि के शासन को प्रोत्साहित करता है। जो विधि के शासन को प्रोत्साहित करता है तथा बहुजन हिताय बहुजन सुखा एवं मानवाधिकार के प्रति प्रतिबद्ध है। ये प्रतीक प्रतिबद्ध है और ये लाइन अपने आप में मानवीय गरिमा को प्रमोट करता है। ये अब इसे देखो आप, ये सन 2021 में पूछा गया ही प्रश्न है ये। अगला जो क्वेश्चन है, हम प्रश्नों को देखते चले। प्रश्न पूछा क्या गया है, हमेशा ध्यान दो इस बात को। प्रश्न ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है कि आधारभूत ढांचे के विकास और प्रभाव की विवेचना करें। प्रश्न को देखो आप, सन 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे आधारभूत ढांचे के विकास एवं प्रभाव की विवेचना करें। सन 2022 में पूछा गया यह यूपी पीसीएस का प्रश्न ही है। भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे के विकास एवं प्रभाव क्या है? दो शब्द है, विकास और प्रभाव दोनों पूछ रहा है। अब हमारा जो इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन आधारभूत ढांचे पे केंद्रित हो जाएगा। हमारा जो इंट्रोडक्शन होगा कि आधारभूत ढांचा है क्या, पूरा इंट्रोडक्शन उस पर केंद्रित हो जाएगा। अब जैसे मैं लिख रहा हूं, मैं आधारभूत ढांचा संविधान का मौलिक सिद्धांत है। फर्स्ट,
संविधान का मौलिक सिद्धांत है जो लिटमस पेपर की तरह है, तब व्यवस्था का लक्ष्य है। तथा संवैधानिक व्यवस्था का लक्ष्य है इतनी बातें। प्रश्न क्या है, आधारभूत ढांचे का विकास कैसे हुआ, स्टेप बाय स्टेप इसका विस्तार कैसे होता चला गया, विकास कैसे हुआ, इतनी बातें देखो आप। हम सबसे पहले बात करेंगे जब शुरुआत कैसे हुई। सेकेंड पैरे में सज्जन सिंहवाद और शंकरी प्रसादवाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, संसद को संविधान संशोधन की असीमित शक्ति को स्वीकार कर लिया। जैसे अब मैं सेकेंड पैरे में जब आऊंगा तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि आधारभूत ढांचे का उदय कैसे हुआ। उदय का मूल कारण यही है कि जहां सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि देखो भाई, संसद संविधान में असीमित संशोधन कर सकती है, पर गोलकनाथवाद ने बदल दिया। तुरंत संविधान संशोधन आया और केशवानंदवाद ने कह दिया ठीक है, यह चीज होना चाहिए। शुरुआत हुई सज्जन सिंहवाद और शंकरी प्रसादवाद की बात करें। अब जैसे देखो, वस्तुतः सज्जन सिंहवाद एवं शंकरी प्रसादवाद में, वस्तुतः सज्जन सिंहवाद और शंकरी प्रसादवाद में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय ने संसद के संविधान संशोधन के असीमित शक्ति को स्वीकार कर लिया। किंतु गोलकनाथवाद में देखा जाए इस पर सीमा लगाई गई। अरे बात, किंतु गोलकनाथवाद में ये संविधान संशोधन की सीमा की गई और यह कहा गया कि संशोधन अनुच्छेद के तहत विधि है। संशोधन अनुच्छेद 13 के खंड 2 के तहत विधि है और संसद मूलाधिकार में संशोधन नहीं कर सकती। ये गोलकनाथवाद की बात करें, हम पैरा चेंज करेंगे। अब एक चीज ध्यान दो, गोलकनाथवाद की प्रक्रिया स्वरूप 24वां संविधान संशोधन आया
और उसके प्रतिक्रिया स्वरूप केशवानंदवाद आया। अब देखो आप अगले पैरे में जाएंगे और लिखेंगे, किंतु गोलकनाथवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप संशोधन तथा इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप केशवानंदवाद आया। केशवानंदवाद आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकारों में संविधान संशोधन की शक्ति को स्वीकार कर लिया। परंतु यह कहा कि संसद मौलिक ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। मौलिक ढांचे में संशोधन का प्रावधान है ही नहीं। अरे बात यही से मौलिक ढांचे का सेलिटो ग्रोवर ने क्या किया, संविधान की सर्वोपरिता, गणतंत्र स्वरूप। अब देखो ये सारी बातें करने के बाद अगले पैरे में आएंगे, हम क्या करेंगे। न्यायमूर्ति सेलिट और ग्रोवर ने बैठ 2 मिनट, हमेशा ध्यान दें, बैठ जाओ। सेलिट और ग्रोवर ने संविधान की सर्वोपरिता, गणतांत्रिक स्वरूप, एक तरह से देखा जाए धर्मनिरपेक्षता और संघात्मक स्वरूप को एवं संघात्मक स्वरूप को मौलिक ढांचा माना। अब कैसे मौलिक ढांचे का विस्तार हो रहा है। इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनाना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विधि के शासन, ये सारी बातें देखो, इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण मामले में इंदिरा बनाम
राजनारायण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विधि के शासन, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव पर निर्भर लोकतंत्र को चुनाव पर निर्भर लोकतंत्र को मौलिक ढांचा माना। कैसे स्टेप बाय स्टेप मौलिक ढांचे का विकास होता चला गया, ये सारी बातें करेंगे। अंत में बात करेंगे कैसे इसका विकास हुआ। मिनरवा मिल्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संसद की संविधान संशोधन की सीमित शक्ति, ये सारी बातें करने के बाद मिनरवा मिल्स वाद में सुप्रीम कोर्ट ने संसद के संविधान संशोधन की सीमित शक्ति, संविधान संशोधन की हम सीमित शक्ति की बात करें, कुछ अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में सामंजस्य, तथा न्यायालय की स्वतंत्रता को मौलिक ढांचा माना है। कैसे मौलिक ढांचे का विकास होता चला गया, उदय कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णयों में किन मूल्यों को मौलिक ढांचा के रूप में स्वीकार किया है। ये करने के बाद प्रश्न का जो अगला पार्ट ये है, ये तो सारी बातें हो गई। प्रश्न का पार्ट ये है, प्रभाव की विवेचना के प्रभाव क्या पड़ा। तो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ा हमेशा। अब देखो, अब हम जब प्रभाव की बात करेंगे, आएंगे हम अगले पैरे में, आएंगे थर्ड पैरा। इस मौलिक ढांचे के विकास से सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ा। जैसे सकारात्मक प्रभाव के रूप में देखा जाए, संसद के निरंकुश बनने की संभावना कम। पहली चीज। दूसरी चीज हम बात करें संवैधानिक मूल्यों का संरक्षण।
नंबर सी की बात करें, मजबूत लोकतंत्र, क्योंकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का मौलिक ढांचा घोषित करना। क्योंकि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव को मौलिक ढांचा घोषित करना, यह सकारात्मक प्रभाव ही है। एक तरह से कहा जाए, हमेशा यह सकारात्मक, पर नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा देखो आप। सकारात्मक प्रभाव के रूप में, और एक सबसे बड़ी चीज, न्यायालय की स्वतंत्रता कायम। न्यायिक स्वतंत्रता को महत्व, और ये बात ये, और एक तरह देखा जाए संसद चाहकर उसमें संशोधन नहीं कर सकते। स्वतंत्रता में कटौती नहीं कर सकती है ये लेकिन नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। पहला जब चेंज करेंगे, ये सारी बातें करने के बाद नकारात्मक प्रभाव, उदय से नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। जैसे फर्स्ट, न्यायपालिका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से विधि की उचित प्रक्रिया की ओर मुड़ गई। हमेशा ध्यान दो इस बात को। दूसरी चीज, मौलिक ढांचे की आड़ में न्यायिक विधायन की शुरुआत। आड़ में न्यायिक ये सारी बातें करने के बाद अंत में हम निष्कर्ष की बात करेंगे। और जब निष्कर्ष की हम लोग बात करेंगे, निष्कर्ष के बात तो लिखेंगे वस्तुतः मौलिक ढांचे का विचार संवैधानिक आदर्श देखा जाए, मानवाधिकारों का संरक्षण,
विधि के शासन को महत्व मिला है, किंतु न्यायपालिका को मौलिक ढांचे की व्याख्या करते समय व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। ये कहने के बाद आंसर को हम क्लोज कर देंगे। अगला जो क्वेश्चन देखा होगा, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दर्शन क्यों कहा जाता है? देखो आप, ये क्वेश्चन पूछा गया सन 2023 में, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दर्शन क्यों कहा जाता है? यह सन 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीपीसीएस। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दर्शन क्यों कहा जाता है? आप सीधे को, भारतीय संविधान का दर्शन क्या है? जन संप्रभुता, समानता, न्याय, स्वतंत्रता। देखो फर्स्ट पैरा, अब हम करेंगे क्या कि भारतीय संविधान का दर्शन क्या है। हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन में भारतीय संविधान के दर्शन की बात करेंगे। दर्शन क्या है, और चूंकि सारे मूल प्रस्तावना में निहित है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का दर्शन है। तो सबसे पहले बात करेंगे भारतीय संविधान का दर्शन। तो जो दर्शन है, जन संप्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, सॉरी, जन संप्रभुता, समानता, न्याय, स्वतंत्रता। न्याय, स्वतंत्रता, हम गरिमा की बात करें, पंथ निरपेक्षता, संघवाद, न्यायिक स्वतंत्रता एवं लोक कल्याणकारी मूल्यों पर केंद्रित है। जन संप्रभुता, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा, पंथ निरपेक्षता, संघवाद, न्यायिक स्वतंत्रता एवं लोक कल्याणकारी मूल्यों पर केंद्रित है। ये हमारे इंट्रोडक्शन में आ जाएगा कि भारतीय संविधान का दर्शन क्या क्या है। अब प्रस्तावना में क्या करेंगे, ये सारी बातें निहित है। सारी बातें जैसे हम सेकेंड पैरे में लिखेंगे, चूंकि प्रस्तावना में
संविधान के दर्शन मूल्य प्रतिबिंबित होते हैं। जैसे हम किस आधार पर कह सकते हैं कि दर्शन मूल्य प्रतिबिंबित हो रहे हैं? नंबर 1, प्रस्तावना में स्पष्ट संप्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतांत्रिक एवं लोकतांत्रिक के रूप में शासन व्यवस्था के संप्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में शासन व्यवस्था के स्वरूप का निर्धारण प्रस्तावना में। दूसरी चीज बात करें, यहां सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, नंबर 2, यहां सामाजिक, आर्थिक, हम राजनीतिक न्याय की बात करें, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता तथा प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा के रूप में शासन व्यवस्था का हम तीसरी चीज बात करें, ये दर्शन क्यों है? ये प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्श या दर्शन को मूर्त रूप देने के लिए मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व का संवैधानिक प्रावधान, एक संवैधानिक प्रावधान भी है। देखा जाए, एक सबसे भारतीय संविधान का आधारभूत लक्षण अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्तावना में परिलक्षित। नंबर, अब एक चीज देखो, प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्श एवं दर्शन को मूर्त रूप देने के लिए मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व का संवैधानिक प्रावधान। नंबर 4, भारतीय संविधान का आधारभूत लक्षण
आधारभूत लक्षण अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्तावना में परिलक्षित। रूप से प्रस्तावना में परिलक्षित, जैसे पंथ निरपेक्षता, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, मानवाधिकार इत्यादि। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। मानवाधिकार इत्यादि। अंत में देखा जाए, ये सारी बातें करने के बाद भारतीय संविधान का दर्शन क्यों कहा जाता है, उसे प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दर्शन क्यों कहा जाता है, ये सारी बातें करने के बाद अब हम बात करें केशव अनुवाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। नंबर 5, केशव अनुवाद में कि संविधान का कोई पहलू अस्पष्ट है तो प्रस्तावना का ये सारी बातें कहने के बाद अंत में निष्कर्ष की बात करेंगे, लिखेंगे इसलिए प्रस्तावना को संविधान का मार्गदर्शक कुंजी कहा गया है। ये सारी बातें करने के बाद लिखेंगे इसलिए प्रस्तावना को संविधान का मार्गदर्शक एवं कुंजी कहा गया है। और संपूर्ण संविधान प्रशासन भी मूल्यांकन भी इसी आधार पर ये कहा जाता है कि यह मूल्य है। या अभी देखो, एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये तो 23 का क्वेश्चन है। एक प्रश्न ये है कि भारतीय संविधान अपनी प्रस्तावना में भारत को समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। इस घोषणा को क्रियान्वित के लिए कौन से संवैधानिक उपबंध किए गए हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, मजा आएगा। एक छोटा सा एग्जांपल लूं, संविधान और संविधानवाद में बेसिक डिफरेंट क्या है। संविधान और संविधानवाद में बेसिक डिफरेंट क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग।
अब इसे देखो आप, संविधान और संविधानवाद में अंतर को स्पष्ट करना है। संविधान और संविधानवाद में अंतर क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है। अंतर को स्पष्ट करें, क्या अंतर है। सबसे पहले संविधानवाद की बात करें। संविधानवाद शासन की वह पद्धति है जिसमें शासन जनता की आस्थाओं, मूल्यों, शासन की वह पद्धति है। संविधानवाद शासन की वह पद्धति है जिसमें शासन जनता की आस्थाओं, मूल्यों, आदर्शों को शासन आदर्शों को परिलक्षित करने वाले संविधान के संविधान के नियमों के अनुसार किया जाए। यह संविधानवाद ही है। अब प्रश्न ये है, दोनों में बेसिक डिफरेंट क्या है, तो लिखेंगे संविधान व संविधान पर आधारित है, किंतु दोनों में अंतर है। सेकेंड पर हम जब आएंगे, संविधानवाद किंतु दोनों में अंतर है। जैसे हम नंबर 1 की बात करें, संविधानवाद विचारधारा का प्रतीक है। इसमें राष्ट्र के मूल्य, विश्वास और राजनीतिक आदर्श आते हैं। वाद विचारधारा का प्रतीक है। इसमें राष्ट्र के मूल्य, विश्वास, राजनीतिक आदर्श आते हैं। मूल्य, विश्वास एवं राजनीतिक आदर्श आते हैं, जबकि संविधान संगठन का प्रतीक है। अब जो संविधानवाद विचारधारा का प्रतीक है, इसमें राष्ट्र के मूल्य, विश्वास एवं राजनीतिक आदर्श आते हैं, जबकि संविधान संगठन का प्रतीक है। ये नंबर 2, संविधानवाद विकास का परिणाम है।
विकास का विकास का परिणाम है। हर देश के मूल्य, विश्वास, आदर्शों का विकास समय की में परिणय धीरे धीरे होता है। हर देश के मूल्य, विश्वास, आदर्शों का विकास आदर्शों का जो विकास होता है समय की परिधि में धीरे धीरे होता है। जबकि संविधान निर्मित होता है, मतलब संविधान का निर्माण होता है। संविधानवाद में जो प्रधानता है किस राजनीतिक समाज के लक्ष्य उद्देश्यों की होती है। वाद में प्रधानता किसी राजनीतिक समाज के लक्ष्य उद्देश्यों की होती है। जबकि संविधान उन गंतव्यों तक पहुंचने का साधन है। चौथी चीज है, संविधानवाद कई देशों का एक सा हो सकता है हमेशा। नंबर 4 की बात करें, संविधानवाद कई देशों का एक सा हो सकता है। एक देश के मूल्य, विश्वास, राजनीति के आदर्श और संस्कृति के प्रति एक देश के मूल्य, विश्वास, राजनीतिक आदर्श मूल्य एवं संस्कृति के प्रति अन्य देश भी निष्ठा रख सकते हैं। जबकि संविधान हर देश का अलग अलग होता है। और नंबर 5 की बात करें, संविधानवाद में आदर्शों के औचित्य का प्रतिपादन मुक्त विचारधारा के आधार पर होता है। संविधानवाद में मुख्यतः
विचारधारा के आधार पर होता है। आइडियोलॉजी के आधार पर होता है, जबकि संविधान की वैधता कानून के आधार पर ठहराई जाती है। अब इससे देखो आप, हम सबसे बड़ी चीज बात करें, यदि मैं संविधान और संविधानवाद में अंतर की बात करें, अंतर स्पष्ट करना है, तो संविधान व शासन की वह पद्धति है जिसमें शासन जनता की आस्थाओं, मूल्यों, आदर्शों को परिलक्षित करने वाले संविधान के नियमों के अनुसार किया जाए, उसे हम संविधानवाद कहते हैं। अब इस संविधानवाद संविधान पर आधारित है, किंतु दोनों में अंतर है। नंबर 1, संविधानवाद विचारधारा का प्रतीक है, इसमें राष्ट्र के मूल्य, विश्वास, राजनीतिक आदर्श आते हैं, जबकि संविधान संगठन का प्रतीक है। नंबर 2, संविधान जो वाद है विकास का परिणाम है। हर देश के मूल्य, विश्वास, आदर्शों का विकास समय की परिधि में धीरे धीरे होता है, कि जबकि जो संविधान निर्मित होता है। तीसरी बात, संविधान में जो प्रधानता है इस राजनीतिक समाज के लक्ष्य एवं उद्देश्यों की होती है, जबकि संविधान उन गंतव्य तक पहुंचने का साधन होता है। अब एक चीज सोचो, अगली चीज बात करें, संविधानवाद कई देशों का एक सा हो सकता है। एक देश के मूल्य, विश्वास, राजनीतिक आदर्श और संस्कृति के प्रति अन्य देश भी निष्ठा रख सकते हैं, जबकि संविधान हर देश का अलग अलग होता है। अंत में देखा जाए, संविधानवाद में आदर्शों के औचित्य का प्रतिपादन मुख्यतः विचारधारा के आधार पर होता है, जबकि संविधान की वैधता कानून के आधार पर ठहराई जाती है। इस प्रकार देखा जाए, संविधान और संविधानवाद में अंतर है। और आपसे यूपीपीसीएस में इस तरह का प्रश्न पूछा गया है, हमेशा ध्यान दो इस बात को। क्लियर? जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे अब ये है, ये आज मैं जो प्रश्न डिस्कस किया हूं, ज्यादातर प्रश्न हुआ है जो पूछे जा चुके हैं यूपीपीसीएस में। तो जो मैं डेली क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं यूपीपीसीएस के लिए, लगभग 700-800 क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, 6 पेपर मिला करके। उसमें जो पूछा गया वो और क्या पूछा जा सकता वो सब डिस्कस करूंगा मैं। ओके, थैंक यू।